नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपको अध्याय 1 का जो जीवों में जनन मैंने आपको 2 भागों में पढ़ाया। अब मैं आपको भाग 3 के बारे में आज बताऊंगा। ठीक है। जीवों में जनन, इस अध्याय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जनन से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको जनन के प्रकार के बारे में बताया था कि कितने प्रकार के जनन जीवों में पॉसिबल है, और सारे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन मुख्य रूप से होते हैं। पहले वाले भाग में मैंने आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। दूसरे वाले भाग में मैंने आपको कायिक जनन के बारे में बताया था कि पौधों में कायिक जनन या पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अब मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा कि लैंगिक जनन जीवों में किस प्रकार से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाग 3 में मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा कि जीवों में किस प्रकार से लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि लैंगिक जनन में 2 लिंग इन्वॉल्व होते हैं। एक नर लिंग, दूसरा मादा लिंग। ठीक है। नर लिंग या नर भाग, नर लिंग ना कहकर हम इसे नर भाग कहेंगे और इसे मादा भाग कहेंगे। ठीक है। लैंगिक जनन में हमेशा 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, नर लिंग और मादा लिंग, या नर भाग या मादा भाग। लैंगिक जनन में 2 लिंग, नर लिंग और मादा लिंग से अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक नर लिंग से, मादा युग्मक मादा लिंग से। लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, नर व मादा। नर भाग से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा भाग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। इन दोनों के आपस में मिलने से, नर व मादा युग्मक के आपस में मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, जिसे इंग्लिश में हम जाइगोट कहते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। और यही युग्मनज, यही जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर नया संतान बनाती है। याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स, जैसे लैंगिक जनन में 2 लिंग की आवश्यकता है, नर व मादा। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनते हैं। नर और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो जीव होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम लगभग सभी डिप्लॉयड होते हैं, जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब द्विगुणित होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या पूरी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग्स में, तो ह्यूमन में, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। युग्मक बनते समय हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं बेसिक ऑफ बायोलॉजी में आपके लिए पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसे देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में ये गुणसूत्र आधा जाता है। हमेशा युग्मक बनते समय यह अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे युग्मक की संख्या आधी आधी जाती है। 2n था तो यहाँ पर m। फिर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जब युग्मनज बनाते हैं तो n + n मिलकर क्या बन जाता है, 2n। मतलब नया संतान जो उत्पन्न होगा उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होगी 2n प्रकार से। ठीक। तो ये था लैंगिक जनन, जिसमें 2 अलग अलग लिंग, नर लिंग और मादा लिंग इन्वॉल्व होते हैं। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन का भी महत्व आपने देख लिया। अब पढ़ेंगे हम कि द्विलिंगी और एकलिंगी क्या होते हैं। द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बाइसेक्सुअल कहते हैं। और एक लिंग क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। द्विलिंगी मतलब जब प्राणी में एक ही प्राणी में जब एक ही
प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हों, एक साथ उपस्थित हों, तब उसे द्विलिंगी प्राणी कहेंगे। कोई भी प्राणी है मान लीजिए और उस प्राणी में नर व मादा भाग एक ही प्राणी में पाया जा रहा है, अलग अलग प्राणी नहीं है, एक ही प्राणी में नर व मादा भाग पाया जा रहा है, मतलब एक ही प्राणी है, उस एक प्राणी में ही नर युग्मक भी बन रहा है और मादा युग्मक भी बन रहा है, दोनों का आपस में संलयन होकर नया संतान भी उत्पन्न हो रहा है। एक ही जिस प्राणी में एक ही प्राणी में नर व मादा दोनों भाग उपस्थित हो उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल केचुआ, अर्थवर्म, उसके बाद लीच, स्पंज और केचुआ, लीच, स्पंज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भूल गया है, तो चलिए देख लेते हैं। इतना एग्जाम्पल इनफ है। केचुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्विलिंगी में, और स्पंज। इनमें एक ही प्राणी में दोनों भाग नर व मादा भाग पाया जाता है। एक लिंगी प्राणी क्या होते हैं? जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, तब उन प्राणी को हम एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्राणियों को एक लिंगी कहते हैं जिसमें एक प्राणी में सिर्फ एक ही भाग उपस्थित हो, या तो नर या तो मादा। तो ऐसे प्राणी को हम एक लिंगी प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि द्विलिंगी क्या होता है और एक लिंगी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये लैंगिक जनन की थोड़ा सा आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया हूं कि किस तरह से लैंगिक जनन होता है। कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे लैंगिक जनन में हमेशा दो भाग नर और मादा भाग इन्वॉल्व होते हैं, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, इन दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में तीन मुख्य घटनाएं होती हैं। पहला, निषेचन पूर्व घटना। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ फ्यूज करते हैं और संलयित होकर नया युग्मनज बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इस क्रिया से मतलब नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनने से पहले की क्रिया निषेचन पूर्व घटना कहलाएगी, और उसके बाद होता है निषेचन, और उसके बाद होता है निषेचन पश्च घटना। मतलब निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन पश्च घटना। लैंगिक जनन को आसान रूप से पढ़ने के लिए इस तीन भागों में इनको डिवाइड कर दिया जाता है कि निषेचन से पहले क्या घटना घटती है और निषेचन क्या होता है, फिर निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो हम पहले इसमें पढ़ेंगे कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है। निषेचन पूर्व घटना, आपने अभी देखा कि नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होकर युग्मनज बनाता है, जाइगोट, और यही डेवलप होकर नया संतान बनाता है। तो ये निषेचन की क्रिया हुई। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। तो इस प्रक्रिया से पहले भी कुछ होगा, मतलब पहले नर युग्मक भी बनेगा, नर भाग में नर युग्मक बनेगा और मादा भाग में मादा युग्मक बनेगा, तब तो नर युग्मनज होगा, बनेगा। मतलब निषेचन होने से पहले नर युग्मक के निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो निषेचन पूर्व घटना में हम लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेनेसिस और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं होती है प्रमुख रूप से, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन शब्द जब भी किसी के शब्द आगे लग जाए तो उसका मतलब होता है उसकी उत्पत्ति हो रही है। युग्मक जनन मतलब युग्मक का निर्माण हो रहा है। नर भाग में नर युग्मक के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं। मादा भाग में मादा युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। मतलब युग्मकों का निर्माण होना ही प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। हम लिख सकते हैं युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जब युग्मक बन जाते हैं तब युग्मकों का स्थानांतरण होता है। मतलब नर युग्मक बाहर निकलता है और मादा युग्मक के पास पहुंचता है, स्थानांतरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया कहलाती है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन के बारे में मैंने आपको बता दिया, निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन। अब हम पढ़ेंगे कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। पहली घटना निषेचन से पूर्व की घटना क्या कहलाएगी? निषेचन से पूर्व की घटना क्या कहलाएगी? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। मतलब पहले युग्मक का निर्माण होगा, फिर युग्मक का स्थानांतरण होगा, फिर उसके बाद निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होना। नर भाग में नर युग्मक का निर्माण, मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण। अब हम देखते हैं कि युग्मक के प्रकार, कितने प्रकार के युग्मक होते हैं। युग्मकों के प्रकार मुख्य रूप से युग्मक तीन प्रकार के होते हैं। समयुग्मकी, जिसे कहते हैं आइसोगैमस, असमयुग्मकी, एनाइसोगैमस और विषम युग्मकी, जिसे उगैमस कहते हैं। तीन प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। हम पहले वाले को पढ़ते हैं कि समयुग्मकी क्या होता है। समयुग्मकी ऐसे युग्मक हैं जिनमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान हो। आकार व परिमाण में समान हो। ठीक है। ऐसे युग्मक जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक A to Z कॉपी हो, एक दूसरे के एक समान हो पूरी तरीके से, तब उन युग्मकों को हम कहते हैं समयुग्मकी। जैसे मान लिया कि ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक है, सेम इसी के समान, सेम आकार और सेम साइज मादा युग्मक और नर युग्मक एन एन, ये कहलाएगा नर युग्मक कह सकते हैं और इसे हम कह सकते हैं मादा युग्मक। दोनों आपस में मिलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, और फिर n प्लस n मिलकर कंप्लीटली क्या बना लेते हैं? जाइगोट 2n युग्मनज।
नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है और दोनों मिलकर एक 2n युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। अब ये युग्मनज विभाजित होकर विकसित होकर नया पौधा बनाएगा या नया संतान उत्पन्न करेगा। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार और साइज, आकार और परिमाण दोनों समान हो तब इसे कहते हैं समयुग्मकी। ये किसमें पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दो तरीके से देख सकते हैं। ये है फ्लैजिला, इसे कहते हैं हम फ्लैजिला या कसाबिका। तो वो जिनमें समयुग्मकी हो और कसाबिका भी हो, दोनों में कसाबिका हो, उसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास, और यूलोथ्रिक्स। क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स शैवाल हैं। इन दोनों शैवाल में समयुग्मकी प्रकार का युग्मक बनता है जिनमें दोनों युग्मक एक समान होते हैं और दोनों में कसाबिका पाई जाती है। एक और एग्जांपल है जिनमें दोनों समान संरचना व समान आकार व समान परिमाण के होते तो हैं लेकिन वो अकसाबिकीय होते हैं, उनमें कसाबिका नहीं पाया जाता। वो एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में समयुग्मकी प्रकार का युग्मक तो पाया जाता है लेकिन उसमें कसाबिका नहीं पाई जाती है। तो ये पहला प्रकार था युग्मकों के प्रकार में कि समयुग्मकी क्या होते हैं। तो आपने पढ़ लिया समयुग्मकी मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों समान हो। जब दोनों में कसाबिका होती है तो कसाबिकीय, जिसका एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। जिनमें कसाबिका नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं असाबिकीय, उसका एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। अब हम दूसरे पे आते हैं असमयुग्मकी। दूसरा प्रकार असमयुग्मकी, एनाइसोगैमस। अब इनमें दोनों नर व मादा का वाह्य आकार तो समान होगा, वाह्य आकार समान, पर परिमाण भिन्न हो, मतलब साइज भिन्न हो, एक बड़ा और दूसरा छोटा, तथा दोनों कसाबिकीय हो। ठीक है, मतलब इस प्रकार एक बड़ा युग्मक मान लेते हैं मादा युग्मक और एक छोटा, वाह्य आकार तो देखने में एकदम समान हो लेकिन इनका परिमाण मतलब एक बड़ा हो दूसरा छोटा, तो इसे कहते हैं असमयुग्मकी नरयुग्मक। अब इनके मिलने से युग्मनज 2n युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है और इस युग्मनज से धीरे धीरे नए पौधे का या नए जीव की उत्पत्ति होती है, विकसित होता है। तो असमयुग्मकी का एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। असमयुग्मकी किसमें पाया जाता है? तो असमयुग्मकी भी क्लैमाइडोमोनास में पाया जाता है, क्लैमाइडोमोनास। लेकिन क्लैमाइडोमोनास की एक प्रजाति जिसे ब्राउनी कहते हैं, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी में यह पाया जाता है असमयुग्मकी प्रकार का, एनाइसोगैमस प्रकार का, जिसमें दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही अलग अलग प्रकार के, बाहर आकार तो सेम होता है लेकिन साइज जो है, परिमाण, वो एक बड़ा दूसरा छोटा होता है प्रकार के पाए जाते हैं क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी में। ठीक, तो ये दूसरा युग्मक का प्रकार था असमयुग्मकी। अब तीसरा प्रकार आता है विषमयुग्मकी। विषमयुग्मकी जिसे कहते हैं ऊगैमस। विषमयुग्मकी में नर व मादा दोनों युग्मक असमान होते हैं, नर व मादा दोनों
भिन्न प्रकार के, नर व मादा दोनों भिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब इनका बाह्य आकार देखने में भी दोनों असमान हो, दोनों अलग तरीके से हो। जैसे हम यहां पर बना देते हैं, ये हो गया मादा युग्मक और कुछ इस तरह से संरचना होती है नर युग्मक की। ठीक है, तो वह संरचना पूरी तरीके से अलग होता है, मादा युग्मक और नर युग्मक। विषम युग्मकी प्रकार में नर और मादा दोनों भिन्न प्रकार के होते हैं, ना तो आकार इनका समान होता है, ना ही इनका परिमाण समान होता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कारा, शैवाल और एक शैवाल है ऊडोगोनियम। और आपको बता दूं कि मनुष्यों में भी इसी प्रकार का विषम युग्मकी प्रकार का ही पाया जाता है। मादा में जो मादा युग्मक होता है उसे हम अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं, और नर में इसे शुक्राणु कहते हैं। विषम प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये कह सकते हैं जंतुओं में इस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण तो मैं बता चुका, नर युग्मक जाएगा मादा युग्मक के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर और वहां पर निषेचन करेगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक आपका, ये था निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से दो घटनाएं आती, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में नर युग्मक का निर्माण, मादा में मादा युग्मक का निर्माण। उसके बाद युग्मक स्थानांतरण आता है, मतलब मादा युग्मक या तो चलकर जाए नर युग्मक के पास, या तो नर युग्मक चलकर जाए मादा युग्मक के पास, दोनों आपस में संलयित होकर और नए जाइगोट बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि युग्मक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। युग्मक 3 प्रकार के, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। समयुग्मकी प्रकार में नर व मादा, समयुग्मकी प्रकार में नर व मादा के आकार और परिमाण दोनों समान होते हैं। एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। कसाबिकीय होते हैं तब, अकसाबिकीय हैं अगर दोनों तो उसके एग्जाम्पल स्पाइरोगैना। दूसरा आता है असमयुग्मकी, एनाइसोगैमस। असमयुग्मकी में दोनों वायर और आकार तो दोनों का समान होता है, लेकिन दोनों में परिमाण अलग अलग होता है, एक बड़ा तो दूसरा छोटा। ये एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी में। विषम युग्मकी प्रकार में नर व मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के, तो बाह्य रूप से भी और परिमाण में भी। देखिए, एक बड़ा और गोल इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है छोटा। ठीक, ये था युग्मकों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे दूसरा निषेचन। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होते हैं और इसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं, संलयित मतलब मिलना, संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन या सिनगैमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप तो नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं
इसे युग्मक संलयन कहते हैं। जब नर व मादा युग्मक दोनों आपस में मिल जाते हैं तब इसे कहते हैं युग्मक संलयन या सिनगैमी इंग्लिश में कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चूंकि आगुणित, ये नर व मादा दोनों आगुणित हैं और दोनों के मिलने से आगुणित और आगुणित मिलकर क्या बनाते हैं, द्विगुणित 2n युग्मनज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, रोटीफर्स, कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही युग्मनज का, निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेक जनन या इंग्लिश में इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसे इंग्लिश में पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, बिना निषेचन के ही जब जाइगोट युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो इसे हम पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं। इसका एग्जांपल, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मधुमक्खी बीज में, हनी बीज में होता है। कुछ रोटीफर्स में और कुछ छिपकलियों में निषेचन के बिना ही मादा युग्मक, डायरेक्टली मादा युग्मक से ही फीमेल गैमीट से, जिसमें आगुणित होता है हैप्लॉइड, मीन्स क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं, उनसे डायरेक्टली युग्मनज का निर्माण होता है। तो अब इनसे सीधे मादा युग्मक से ही नया संतान, नया युग्मनज बन जाता है। तो इनसे उत्पन्न जो नए युग्मनज से उत्पन्न नए संतान है उसमें भी गुणसूत्र की संख्या आधी ही होगी, मतलब ये आगुणित होंगे। तो ये था आपका एक एक्सेप्शन पॉइंट, जिसमें बिना नर युग्मक के ही मादा युग्मक से डायरेक्टली एक युग्मनज का निर्माण हो जाए और युग्मनज सीधे ही नया संतान बना दे, तो इसे कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचन के, इसीलिए इसका आगे लगा दिया गया अनिषेक, मतलब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से अकेले नया संतान उत्पत्ति हो जाए। अब आपको मैं बताऊंगा आगे कि मधुमक्खी की 3 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से एक ड्रोन होता है। ड्रोन मधुमक्खी ही रानी मधुमक्खी के मादा युग्मक से अकेले ही बिना नर युग्मक के डेवलप हो जाती है, ड्रोन मक्खी। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। एक और पॉइंट पूछा जाता है, निषेचन तो आपको समझ में आ गया कि मादा युग्मक नर युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं और इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इसे ही हम निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एक पॉइंट कि बाह्य निषेचन इसे इंग्लिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन क्या होता है और अंतः निषेचन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें निषेचन शब्द तो आ रहा है, निषेचन शब्द से आप परिचित हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसी को निषेचन कहते हैं। जब प्राणी के शरीर के बाहर, प्राणियों के शरीर के बाहर
प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है, निषेचन होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन का मतलब कि प्राणी के शरीर के बाहर हो, बाह्य निषेचन कहते हैं प्राणी के शरीर के अंदर ना हो, शरीर के बाहर जब निषेचन होती है, मतलब प्राणी के शरीर के बाहर नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का बनाते हैं, उसी को कहते हैं बाह्य निषेचन। ये होता है कुछ शैवाल में। ठीक है, बाह्य निषेचन का एग्जांपल कि बाह्य निषेचन कुछ शैवाल में होता है, मछलियों में होता है और उभयचर प्राणियों में होता है। उभयचर प्राणी में और कुछ मछलियों में यह प्रक्रिया होती है, जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे, शरीर से बाहर निकल जाएंगे और दोनों आपस में मिलकर नया संतान या युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो इसे कहते हैं बाह्य निषेचन, जब शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया हो। अंतः निषेचन मतलब शरीर के अंदर, प्राणी के शरीर के भीतर निषेचन की क्रिया हो, निषेचन। ठीक है, तब इसे अंतः निषेचन कहते हैं। लगभग सभी स्थलीय जीवों के में अंतः निषेचन ही पाया जाता है, जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, मनुष्य, ये सब जितने भी स्थलीय जीव हैं लगभग सब में अंतः निषेचन पाया जाता है। शरीर के अंदर निषेचन होता है, मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक शरीर के भीतर मिलते हैं, संयुग्मित होते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं, तब इसे कहते हैं अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, निषेचन की क्रिया। आपको समझ में आ गया निषेचन क्या कहलाता है? अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण ही निषेचन कहलाता है। निषेचन दो प्रकार से हो सकता है, बाह्य निषेचन या अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन जब शरीर के बाहर प्रक्रिया हो, नर युग्मक और मादा युग्मक मिले, तब इसे कहते हैं बाह्य निषेचन। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के अंदर भीतर ही मिलते हैं, तब इसे कहते हैं अंतः निषेचन। अब आता है आखिरी पॉइंट आपका इस चैप्टर का, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं में युग्मनज जो बना, जो जाइगोट नर युग्मक और मादा युग्मक से बना, वह युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और विकसित होता रहता है, मतलब खूब ढेर सारे कोशिकाओं का समूह बनने लगता है और विकासशील अवस्था में पहुंच जाता है युग्मनज। युग्मनज विकास करके भ्रूण बनाता है, जिसे कहते हैं भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इसे ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब लगातार युग्मनज विकसित होगा। अब आगे इसको बताएंगे चैप्टर में भ्रूणोद्भिद कैसे, किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है। फिलहाल आपको निषेचन पश्च घटना में जानना चाहिए कि युग्मनज लगातार विकसित होकर भ्रूण बनाता है। अब युग्मनज का विकास अगर शरीर के अंदर होता है, युग्मनज का विकास मतलब युग्मनज बड़ा होता है शरीर के अगर अंदर, तब इसे कहते हैं, तब इन प्राणियों को कहते हैं, शरीर के बाहर जब युग्मनज का विकास होता है, तब इसे कहते हैं अंडप्रजक, ओविपैरस, अंडप्रजक। सभी अंडे देने वाले जीवों को हम अंडप्रजक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें युग्मनज का विकास
शरीर के बाहर होता है। युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है अंडे के रूप में। अंडा एक निषेचित नर युग्मक और मादा युग्मक से मिला हुआ संरचना होता है। उसमें लगातार विभाजन होकर युग्मनज विकसित होता रहता है, भ्रूण बनाता है और भ्रूण से नया संतान बनता है। तो चूंकि अंडों में यह क्रिया शरीर के बाहर होती है, मतलब जब अंडा निकल जाता है शरीर से तब बाहर की यह प्रक्रिया होती है, इसीलिए ऐसे जीवों को अंडप्रजक कहते हैं जो अंडे देते हैं। दूसरा आता है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक जिसे कहते हैं विविपैरस। ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के भीतर होता है उन्हें हम कहते हैं सजीव प्रजक या विविपैरस। जैसे मनुष्य, स्त्रियों में 9 मंथ पीरियड का प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है वो 9 मंथ होता है। उस 9 मंथ में युग्मनज, दोनों युग्मनज मिल चुके होते हैं, नर और मादा युग्मक, और वो 9 मंथ तक उस युग्मनज का विकास होता रहता है शरीर के भीतर। तो इसे कहते हैं सजीव प्रजक। और वो किसको जन्म देती हैं? सजीव को, ठीक है, जीव को, डायरेक्टली जीव को ही जन्म देती हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं सजीव प्रजक। ठीक, तो इसी के साथ आपका यह भी टॉपिक क्लियर हो गया। निषेचन, पश्च घटनाएं, तीनों टॉपिक। तो भाग 3 के साथ ही आपका अध्याय 1 समाप्त हो चुका है, जीवों में जनन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा इसको। मैंने कमेंट सबके पढ़े, आपको समझ में आ रहा है। मैं आपके लिए आगे भी अगले चैप्टर का वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बायोलॉजी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने से। थैंक यू।